31 करोड़ यूपीआई यूजर और 8.9 बिलियन डेली के ट्रांजैक्शन। ये है इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट रखती है। जीएसटी आने के बाद में बैंकिंग इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं जब अपनी ब्रांच की स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहे हैं, या इस जीएसटी का कोई आप ट्रांजैक्शन जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने से पहले सर्विस टैक्स के अंदर बैंक जो है वो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेता था। एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही वो अपनी इनपुट लेता था और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करता था। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर स्टेट में भी आपके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, तब भी एक फरवरी 2019 से पहले पहले बैंक जो है, अगर डिफरेंट वर्टिकल्स है सेम पैन पर, तो वो विद इन द स्टेट भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता था। 1 फरवरी 2019 के बाद में ये बर्डन भी रिमूव कर दिया, बिजनेस वर्टिकल डेफिनेशन भी रिमूव कर दी। तो बैंक को परमिशन है, बैंक को या किसी भी इंडस्ट्री को परमिशन है कि वो एक स्टेट में एक पैन पर डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। तो जब भी आप बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जिस ब्रांच की आप ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। अगर लिया है तो उससे जीएसटी सर्टिफिकेट ले लीजिए। नहीं तो जो उसका एचओ है, उससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगिए, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपकी ब्रांच को आप लोकेट कर सकते हैं। सप्लाई बाय बैंक, या हम इसको दूसरी तरीके से इनकम बाय बैंक भी बोल सकते हैं। बैंक का जो मेजर इनकम होता है वो इंटरेस्ट इनकम होता है। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया 28/6/2017 को, उसमें इस इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बट ध्यान रखिए कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है, अगर वो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके बाद में जितनी भी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज है, वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होती है जब बैंक अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कमीशन इनकम अगर वो कोई चार्ज करता है, या ब्रोकरेज इनकम चार्ज करता है, या एजेंसी इनकम कोई चार्ज करता है, तो इन पे सब पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, क्रेडिट कार्ड डेबिट चार्ज, फोन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस, या डिजिटल पेमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर एक ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए तक की है, तो वो एग्जम्प्ट होगा। अदर इनकम लाइक कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस बैंक लेते हैं, चेक बाउंसिंग चार्जेस लेते हैं, डीडी इशू चार्जेस लेते हैं। इस तरीके की जो भी चार्जेस लेते हैं, उस पर बैंकों को जीएसटी देना पड़ेगा। अब एग्जाम सप्लाई बाय बैंक, मतलब इनकम बैंक की हो रही है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्प्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख के आ ही गए कि जो इंटरेस्ट इनकम होती है, अगर वो डिपॉजिट, लोन या एडवांस से देने से हो रही है, और उसका कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय करता है कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट के रूप में, तो वो एग्जाम्प्ट है। इसी तरीके से अगर बैंक कोई परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करते हैं, किससे, या तो विद इन द बैंक या ऑथराइज डीलर्स बाय आरबीआई, तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन पर भी बैंक को जीएसटी नहीं देना पड़ता है। फिर सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 8/7/2022 तक ये जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद में लगने लगा। इसी तरीके से अगर किसी बैंक को किसी योजना का कलेक्शन कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करने के लिए ऑथराइज किया गया है अटल पेंशन योजना के अंदर, तो बैंक जो सर्विस चार्ज लेता है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करने का किसी बैंक को ऑथराइज किया गया है, कौन सी स्कीम के अंदर, पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो बैंकों को जो इनकम होती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो इनकम होती है बाय वे ऑफ इनवॉइस, चेक और अदर डिस्काउंटिंग में, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा बैंकिंग सर्विसेज पर। अगर बैंक कोई सर्विस प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, तो इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बैंकों में दो तरीके की सर्विसेज होती है, तो बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। उस केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 आता है, जो बोलता है कि बैंक के रिकॉर्ड्स में जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगर लोकेशन ऑफ अगर नहीं है, सप्लायर का रिकॉर्ड नहीं है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का रिकॉर्ड नहीं है, सप्लायर के रेसिपिएंट का रिकॉर्ड नहीं है सप्लायर के इसमें, तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, मतलब बैंक है, वही जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसी तरीके से उसमें बोला गया है कि अगर अकाउंट होल्डर का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, तो पीओएस विल बी द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब बैंक ही होगा, सेक्शन 13(8)(a) के अकॉर्डिंगली। सेक्शन 12(3) इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में बताता है कि बैंक कोई इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, और जो उसका रेसिपिएंट है जीएसटी में रजिस्टर है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही पीओएस होगा। बट अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर है, तो जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बैंक के बुक्स में है, वही आपका जो है पीओएस होगा।
अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसमें आरसीएम के अंदर बैंकों को पेमेंट करना होता है। तो अगर बैंक कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकों को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिए कि इसके अंदर रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और 4 स्पेसिफाइड सर्विस नहीं आती है, तो बैंकों को आरसीएम में पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से डायरेक्टर बैंक को कोई सर्विसेज देता है, तो वो भी बैंक को आरसीएम में पेमेंट करना होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो आती ही है आरसीएम में। अगर रिकवरी एजेंट कोई सर्विसेज दे रहा है बैंकों को, तो बैंक को आरसीएम में पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई लेती है बैंक, तो उसका जब पेमेंट करेगी तो आरसीएम में पेमेंट करना होगा। लीगल सर्विसेज बाय इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए बैंक को आरसीएम में पेमेंट देना होगा। बिजनेस फैसिलिटेटर की कोई सर्विसेज लेती है जो कि लोकेटेड है बैंकिंग कंपनी इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसमें भी आपको आरसीएम में पेमेंट करना होगा बैंक को। सिक्योरिटी सर्विसेज लेती है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बैंकों को आरसीएम देना होगा। फ्रेंड, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बैंकों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है कि वो 45 डेज के अंदर अपनी इन्वॉइसेस इशू कर सकते हैं। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा कि इशुएंस ऑफ इन्वॉइसेस और रिसीट ऑफ पेमेंट अगर वो 45 डेज में कर देते हैं। बट अगर 45 डेज में नहीं किया, तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और अगर इन्वॉइस इशू नहीं की, तो डेट ऑफ रिसीट इन रेसिपिएंट बुक्स, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस में कुछ बैंकों को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट बैंक चाहे तो वो सीरियली नंबर रख सकती है और नहीं रख सकती। इसी के साथ साथ उसको एक और रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो रेसिपिएंट का एड्रेस है बैंक चाहे तो वो मेंशन कर सकती है इनवॉइस पे या नहीं कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि रूल 46 के जो भी प्रोविजंस हैं, वो सब उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ बैंक अगर टैक्सेबल सर्विसेज देती है और उसकी वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो बैंक जो है इनवॉइस इशू नहीं कर सकती है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है कि एक तो जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए जीएसटी के अंदर, और रेसिपिएंट है इस तरीके की इनवॉइसेस नहीं चाहता हो। बैंक एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर सकती है जब भी मंथ एंड हो जाए उसके बाद में, और ये वो फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो जैसे हम लोग ऊपर देख के आए हैं कि बैंकों को काफ़ी सारी जो इनकम होती है वो एग्जाम कैटेगरी की भी होती है और कुछ टैक्सेबल भी होती है। तो बैंकों को जो आईटीसी मिलने वाला है वो केवल अपनी टैक्सेबल इन नेचर वाली सर्विसेज के लिए ही मिलने वाला है। लेकिन बैंकों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको प्रैक्टिकली इस तरीके का रिकॉर्ड रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दो ऑप्शन दिए, लेकिन बैंकों को ध्यान रखिए कि जो उनकी आईटीसी है वो एज पर बुक्स और रिटर्न सबमिटेड मैच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर वन, उन्होंने बोला कि जो क्रेडिट एग्जाम सर्विसेज से रिलेटेड है उसको आपको रिवर्स करना है, और बाकी की जो टैक्सेबल सर्विसेज से रिलेटेड है वो आप ले सकते हो। तो नॉर्मल जो बाकी की इंडस्ट्री में होती है वैसा ही ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन टू दिया कि आप 50% आप एलिजिबल टैक्स क्रेडिट ले लीजिए इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का। आपको ये बाइफिकेशन नहीं करना है कि कौन सी एग्जाम सर्विसेज के लिए यूज हुई या कौन सी टैक्सेबल सर्विसेज के लिए हुई। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो दो तरीके का इनपुट आपको फिर भी नहीं मिलेगा। पहला, अगर इनपुट यूज हुआ है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, या वो क्रेडिट जो है वो ब्लॉक क्रेडिट है। ध्यान रखिए कि जो 50% वाला रेस्ट्रिक्शंस है, ये उन ट्रांजेक्शनों के लिए अप्लाई नहीं होगा जब एक बैंक दूसरे बैंक को सेम पेन पर कोई सर्विसेज देता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात करते हैं तो कुछ पीएसयूज बैंक होते हैं, तो उनके ऊपर हो सकता है कि जीएसटी वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एप्लीकेबल हो जाए, तो उसमें उसको GST-7 फाइल करनी पड़ेगी बैंक को हर महीने के 10 तारीख को, और अगर नहीं फाइल करता है तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है जो 10,000 रुपये हो सकती है। टीडीएस जो है 2% डिडक्ट करना होता है, कब? जब इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से हो जाए एक सिंगल ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है। जीएसटी पेमेंट एंड रिटर्न की बात करें तो 20 तारीख को आपको, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को आपको GST-3 भी फाइल करना है और पेमेंट करना है। अगर डिले होता है तो डिले डेज के हिसाब से 18% इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अगर एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी लिया रिडक्शन किया तो 24% इंटरेस्ट देना होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के प्रोविजन को आप जब बैंक ब्रांच ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी कोई अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, बैंकों की कोई ऑडिट मिलती है, तो उसमें भी ये वाले ट्रांजैक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।